हेलो फ्रेंड्स। आज हम तो मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तुगलक वंश। आज हम तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तुगलक वंश के शासक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और इसका अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर इस प्रकार से अबू बकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और अंतिम राजा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक राजा बनता है। इन शासकों में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम क्वाइज के माध्यम से आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक की माता एक हिंदू जात महिला थी और पिता करुणा के तुर्क थे, जो पहले बलवंत के यहाँ दास थे। सेकंड प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है 1320 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी। 1320 ईस्वी को खिलजी वंश के खुसरू खां को पराजित कर गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तीसरा प्रश्न है, तुगलक वंश का कार्यकाल कब से लेकर कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर है सी 1320 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक तुगलक वंश के सुल्तानों ने राज किया और सबसे कम खिलजी वंश के सुल्तानों ने राज किया था। चौथा प्रश्न है, तुगलक वंश के पहले और बाद में किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर है सी खिलजी वंश और सैयद वंश। तुगलक वंश के पहले खिलजी वंश का शासन था और बाद में सैयद वंश का शासन था। पांचवा प्रश्न है, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। छठा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों को परास्त करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की थी। सातवां प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था? तो इसका राइट आंसर है बी 29 बार। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। आठवां प्रश्न है, दिल्ली का पद संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? तो इसका राइट आंसर है ए पंजाब। दिल्ली सल्तनत का पद संभालने से पहले गयासुद्दीन तुगलक पंजाब के दियालपुर का सूबेदार था। नौवां प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली अभी दूर है, यह कथन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के दरबारी कवि थे। तुगलक अमीर खुसरो को तो पसंद करता था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया से चिढ़ता था। एक बार गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से बाहर गया था। दिल्ली वापस लौटते समय उसने सूफी संत औलिया को संदेश भिजवाया कि उसके वापस आने से पहले वे दिल्ली छोड़ दें। यह बात सुनकर अमीर खुसरो को बड़ी तकलीफ हुई। वे औलिया के पास गए तो औलिया ने कहा, हुजूर, दिल्ली दूर अस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है और सच में यही हुआ। तुगलक की दिल्ली दूर ही रह गई क्योंकि वह वापस नहीं आ पाया। रास्ते में उसकी दुर्घटना से मौत हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट कौन से नए नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण किया था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने अपना अंतिम अभियान कहाँ का किया था? तो इसका राइट आंसर है सी बंगाल।
गयासुद्दीन तुगलक ने अपना अंतिम अभियान बंगाल का किया था। 12वां प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1325 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय अफगानपुर में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। इसका मकबरा तुगलकाबाद दिल्ली में स्थित है। 13वां प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, सुल्तानपुर। गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया था। 14वां प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अन्य तथ्य। दाग और हुलिया प्रथा का जन्मदाता अलाउद्दीन खिलजी थे, लेकिन उसको सही ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रथा और यातायात प्रथा को पूर्णतः व्यवस्थित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि आपदा के समय राजस्व से छूट देने की नीति अपनाई थी। दिल्ली में प्रथम बार कुएं एवं सिंचाई के लिए नहर गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने खालसा भूमि की नपाई के स्थान पर नक्श या गल्ला बटाई की प्रथा को जारी किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने अधिकारियों से कहा था कि एक वर्ष में राजस्व की वृद्धि 1/10 या 1/11 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर 1325 ईस्वी में बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान को अपनी सनकी भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनकी भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के प्रति सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया था। 16वां प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को युवराज घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, उलूग खां। गयासुद्दीन तुगलक ने उलूग खां की उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को युवराज घोषित किया था और इसका वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। 17वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? तो इसका राइट आंसर है सी, सुलेखन में। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। 18वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ए, दीवान ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक नए नवीन विभाग की स्थापना की थी। इसने उपज का 1/2 भाग वसूला था। इसने किसानों के द्वारा फसली चक्र का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। 19वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआ क्षेत्र में कर वृद्धि किस समय की थी? तो इसका राइट आंसर है 1326 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 ईस्वी में की थी। 20वां प्रश्न है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में किसे सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक को सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कहा गया था। यह बुद्धिवाद दर्शन का उपासक भी था। 21वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी और उसका नाम दौलताबाद रखा था। देवगिरी महाराष्ट्र के औरंगजेब जिले में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी देवगिरी से दिल्ली 1335 ईस्वी में स्थानांतरित कर ली थी।
22वां प्रश्न है, तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया था? जिसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन 1329 ईस्वी में किया था। सांकेतिक मुद्राओं के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार और तांबा वर्णी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन और मंगोलों की नकल करके सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम चमड़े की मुद्रा प्रचलित की थी। 23वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कहाँ का अभियान किया था? इसका राइट आंसर है खुराचिन एवं कराचिल। ए आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुराचिन एवं कराचिल का अभियान किया था। कराचिल हिमाचल क्षेत्र की तराई में स्थित आधुनिक कुमाऊं जिले में स्थित है। 24वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुए थे? तो इसका राइट आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए थे। इसके काल में कुल 34 विद्रोह हुए थे। 25वां प्रश्न है, इब्न बतूता निम्न में से किसके काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1325 ईस्वी में भारत मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। सुल्तान ने इसे 8 वर्ष के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने अपनी राजदूत के रूप में इसे चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। 26वां प्रश्न है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ए रहला। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विदेशी व्यापारियों की आगमन, डाक चौकिया की व्यवस्था यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। 27वां प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में स्थित है। 28वां प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 29वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कौन इतिहासकार लिखता है कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और उसी लोगों से? इसका राइट आंसर है डी बदायूनी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और उसी लोगों से। 30वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक निम्न में से किसका शिष्य था? तो इसका राइट आंसर है शेख अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला शासक था जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न, जिन प्रभाकर सूर और राजशेखर नामक जैन धातु इनमें से किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। जिन प्रभाकर सूर और राजशेखर नामक जैन साधु मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन धातु के साधु के साथ मिलकर विचार विमर्श किया था। राजशेखर और जिन प्रभासूर ने सती प्रथा को रोकने के लिए भी प्रयास किया था। 32वां प्रश्न, हिंदी त्योहार जैसे होली, दशहरे
में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदी त्योहार होली दशहरे में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। 33वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी को सिंध जाति थाना ठट्टा के निकट गोलाल में हो गई थी। ठट्टा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 34वां, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अन्य तथ्य। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। वह खगोल विज्ञान, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का ज्ञाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विशाल साम्राज्य इसी के काल में था। इतिहासकार लेन पूल ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभास का मिश्रण भी कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर तुर्क व भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। इस कारण बर्नी ने उसे हिहोला, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन, ईरान एवं ताख्त आसियाना को जीतने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना बनाई, लेकिन यह योजना कार्यान्वित न हो सकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता कराई, जिसे सोनगर कहा जाता था। इसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्लाही अर्थात ईसर सुल्तान का समर्थक है की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम के खतवे नहीं पढ़वाए थे। इसने उस्र और ज़कात को छोड़कर सभी कर समाप्त कर दिए थे। 34वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर है 1351 ईस्वी को। फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 35वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, नायक वारबार। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को नायब बारबक पद पर नियुक्त किया था। 36वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपना पहला राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक किया था और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 1351 ईस्वी में करवाया था। खलीफा द्वारा फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। 37वां प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया था। 38वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, सिंचाई कर। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग था। सिंचाई कर को हब्ब ए सर्फ भी कहा जाता था। 39वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किन नगरों की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। 40वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तेहाक विभाग की स्थापना की थी। दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में ही थी। दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। और दीवाने इस्तेहाक, यह एक पेंशन विभाग है। 41वां प्रश्न है,
फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ से अशोक के स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया था। खिजराबाद टोपरा गांव हरियाणा में स्थित है और मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 42वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा का क्या नाम था? तो इसका नाम था फतूहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। 43वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस इतिहासकार को अपना संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया था। बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी नामक पुस्तक लिखी थी। 44वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर में लूटे गए ग्रंथ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा किस नाम से अनुवाद करवाया था? जो इसका राइट आंसर है दलाइल फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर की पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलाइल फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। 45वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सी, फिरोज शाह कोटला दुर्ग। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। 46वां प्रश्न है, फिरोज शाह काल में निर्मित किस मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है? जिसका राइट आंसर है खान ए जहां तेलंगानी। फिरोज शाह काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। 47वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ए, अद्दा एवं बिक। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे से मिश्रित सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए, जिन्हें अद्दा एवं बिक कहा जाता था। अद्दा अर्थात जीतल का 50% और बिक जीतल का 25%। 48वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। 49वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का कौन सा भाग बनाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, 5वां। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाकर उसको अंतिम रूप दिया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। 50वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, जोना खां। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है एवं यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। 51वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई? तो इसका राइट आंसर है ए, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक हिंदू माँ बीबी जैला का पुत्र था। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अन्य तथ्य। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर शरीयत द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 कर खराज, खुस्म, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक को खलीफा से सैयद उल सलातीन की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसने अशोक के स्तंभों को सोने के स्तंभ कहा था। यह राज्य के खर्च पर हज की यात्रा कराने वाला प्रथम शासक था। इसने दारुल सफ़ा, रोजगार कार्यालय, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसके द्वारा लगाए गए सिंचाई कर को हक ई सर्व कहा जाता था। इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, जिसका कार्य
वाद विवाद करना व अन्य भाषाओं को समझना था। फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक भ्रष्टाचार विद्यमान था। इसने भू राजस्व की वसूली के लिए भूमि पर को ठेके पर देने की प्रथा शुरू की थी। इतिहासकार हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन ने इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा था। इसने ताश घड़ियाल नामक जलघड़ी भी बनाई थी। इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्राप्त सभी ऋण तकावी को माफ़ कर दिया था। इसने सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। इसने सुलेमान का समर्थन एवं प्रशंसा पाने के उद्देश्य से पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को लूटा और मंदिर की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था। इसने एकता प्रणाली को पुनर्जीवित किया था। यह प्रथम शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी नई राजधानी दिल्ली में स्थित फिरोजाबाद को बनाई थी। इसी के काल में संगीत पर प्रथम पुस्तक गुनियातुल मुगनिया लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? इसका राइट आंसर है डी, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। 1388 ईस्वी में तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय गद्दी पर बैठता है, लेकिन यह एक अयोग्य व दुर्बल शासक था। 54वां प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके उत्तराधिकारियों का सही क्रम किस प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है ए। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार है। पहले गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय राजा बनता है, फिर अबू बकर, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिर अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह। 55वां प्रश्न है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय किसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है मलिक सरवर। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय ही मलिक सरवर पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 56वां प्रश्न, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय तैमूर लंग ने किस ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1398 ईस्वी। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय ही तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन वह उस समय इस आक्रमण से बच गया था। 57वां प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। 58वां प्रश्न, निम्न में से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था और सबसे कम खिलजी वंश ने किया था शासन। आज हमने तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।